Hello students, I am Monica Bansal. I hope you are doing well and utilizing this time period of lockdown in a perfect way. So let's start. Today I am going to start water pollution. First of all, we will discuss the content of water pollution. We will discuss definition of water pollution, type of water pollution, type of water pollutant, some important terms like DO, BOD, COD, and then we will discuss effect of water pollution, that is biomagnification, eutrophication, diseases, and then effect of sewage discharge in river, and then case study, and last we will discuss ways to control the water pollution. Let's see what is the definition of water pollution. What is water pollution? Water pollution is the contamination of water bodies. Either it is a lake, river, ocean, any kind of water body. When we contaminate it by any human activity, then it creates water pollution. How it will be contaminated? बच्चे किसी भी तरह का पार्टिकल, चाहे कोई केमिकल सब्सटेंस है, चाहे कोई फिजिकल सब्सटेंस है, जब भी हम किसी वाटर बॉडी में डाल देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं उसको विदाउट ट्रीटमेंट, तो वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. 3 तरह के वाटर पोल्यूशन हैं बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती हैं, पैथोजेंस वगैरह. ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं सारे के सारे. नेक्स्ट वो प्रोडक्ट आ जाते हैं जैसे कि जिनको ज़रूरत है डीकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की, वो सारे प्रोडक्ट उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट. नेक्स्ट आ जाता है केमिकल, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, टॉक्सिक इनऑर्गेनिक मटेरियल आ जाता है, और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं पीओपीज. नेक्स्ट लास्ट फिजिकल आ जाते हैं, जिसमें कुछ सेडिमेंट्स आ जाते हैं, थर्मल पोल्यूशन आ जाता है, और सॉलिड वेस्ट भी इसी कैटेगरी में आता है, फिजिकल पोल्यूटेंट. नेक्स्ट 2 तरह के सोर्सेज हैं, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन. पॉइंट सोर्स पोल्यूशन क्या है, जिसमें एक ही जगह पे फिक्स हो जाओ. जैसे एक फैक्ट्री है, वो एक फैक्ट्री में से ही सारा पोल्यूशन डिस्चार्ज हो रहा है. सीवेज पाइप है, उस पाइप में सारा पोल्यूशन डिस्चार्ज हो रहा है, वो एक जगह पे फिक्स है. नॉन पॉइंट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जो स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन की क्लासिफिकेशन दी हुई है बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ वाटर. सबसे पहले सरफेस वाटर पोल्यूशन. सरफेस वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, जिसमें सिर्फ वाटर की सरफेस पोल्यूट होती है. जो डेप्थ वाला पानी है वो एज कंपैरिजन टू सरफेस वाटर क्या होता है, प्योर होता है, उसको बोलते हैं सरफेस वाटर पोल्यूशन. नेक्स्ट ओशनिक वाटर पोल्यूशन, जिसमें ओशन का वाटर पोल्यूट हो जाता है. अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, जिसमें ग्राउंड के अंडर जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन बोलते हैं उसे. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ पोल्यूटेंट. नेचुरल सोर्सेज लाइक वो पोल्यूटेंट जो लैंड डिस्ट्रक्शन से आते हैं, ह्यूमस की वजह से आते हैं या गैस की वजह से आते हैं. ह्यूमन सोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो पोल्यूटेंट आते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं. एफुलेंट लाइक थर्मल, ऑयल, सीवेज वाटर जो है जब ओशन वाटर या रिवर वाटर में जाके मिक्स हो जाता है और उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट करता है. ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पोल्यूटेंट. लास्ट बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट. 4 तरह के सोर्स हैं, फिजिकल पोल्यूशन, केमिकल, ऑर्गेनिक एंड फिजियोलॉजिकल पोल्यूटेंट. Next we will discuss again classes of water pollutant in a very short brief way. Disease causing agent भी जो है वाटर को पोल्यूट करते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया. ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मटेरियल जिसको डिग्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, डिकम्पोजिशन के लिए जिसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट बोलते हैं. वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ ऐसे इनऑर्गेनिकल केमिकल्स हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लाइक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो फर्टिलाइजर्स हम एग्रीकल्चर करते समय डालते हैं फील्ड में, और वो रन ऑफ होके कहाँ पे आ जाते हैं, वाटर बॉडीज़ में, और वाटर बॉडीज़ को क्या करते हैं, पोल्यूट. बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं. बहुत सारे सेडिमेंट, सस्पेंडेड मैटर्स हैं जो वाटर बॉडी को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि स्टोन्स वगैरह हो गए, सेडिमेंट्स जो नीचे बैठ जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं. वाटर सोल्यूबल रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैं जो पानी में भी डिज़ोल्व हो जाते हैं. और थर्मल पोल्यूशन, जो पानी में
डिज़ोल्व होके थर्मल पोल्यूटेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि फैक्ट्री से निकला हुआ डिस्चार्ज, वो पानी में हम रिवर में फेंक देते हैं और वो पानी का क्या बढ़ा देता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। कोई भी रिवर बॉडी का, कोई भी वाटर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है एंड इट कैन क्रिएट थर्मल पोल्यूशन। नेक्स्ट, first of all we will discuss some terms. What is the first term? That is dissolve oxygen. डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या होती है बच्चे? इट टेल्स कि पानी कितना प्यूरीफाई है और कितना इम्प्यूरीफाई है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन में क्या हो जाता है कि अमाउंट ऑफ गैशियस ऑक्सीजन जो पानी में प्रेजेंट होती है डिज़ोल्व स्टेज में, उसको क्या बोलते हैं? डिज़ोल्व ऑक्सीजन। सो डिज़ोल्व ऑक्सीजन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है पानी के लिए। अगर पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी तो डेफिनेटली वो प्योर होगा। अगर उसमें ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा? कम होगा, तो क्या होगी? वो इम्प्योर वाटर हम कंसीडर करते हैं उसको। ए हाई डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल बेटर वाटर क्वालिटी को इंडिकेट करता है। इफ़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम है कि कुछ फिशेस और अदर एक्वाटिक एनिमल्स उस पानी में सर्वाइव भी नहीं कर सकती, देन इट कैन क्रिएट अ डेंजर टू एक्वाटिक लाइफ। डिज़ोल्व ऑक्सीजन के यूजेस क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं? बच्चे, जो वाटर बॉडी होती है उसकी क्लीनिनेस और उसकी हेल्थ पता चलती है हमें कि इसमें इतनी डिज़ोल्व ऑक्सीजन है, तो ये वाटर बॉडी इतनी हेल्दी है, इतनी इस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। डिटरमिन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ बायोमास, किस तरह का बायोमास इसमें प्रेजेंट है, किस तरह की फिशेज इसमें, एक्वाटिक एनिमल जो हैं इसमें रह सकते हैं। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डीकम्पोजिशन, इस वाटर बॉडी में जिसमें हम ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं उसमें कितनी अमाउंट ऑफ डिकम्पोजिशन हो रही है। अगर ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो रही है तो डेफिनेटली वो इम्प्योर वाटर बॉडी है। अगर कम डिकम्पोजिशन हो रही है तो कुछ हद तक उस वाटर बॉडी के पानी को यूज़ कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी यहाँ पे मेजर करी हुई है, दिखाए हुए लेवल्स। गुड वाटर क्वालिटी जो होती है उसमें DO लेवल होना चाहिए 8 to 9 ppm। ppm इज़ पार्ट्स पर मिलियन। मॉडरेट जो वाटर बॉडी होती है, इसका क्वालिटी मॉडरेट होती है, वो 4.5 ppm होती है उसमें ऑक्सीजन। और जो हाईली पोल्यूटेड, वेरी पोल्यूटेड वाटर बॉडी होती है उसमें लेस देन 4.5 ppm ऑक्सीजन होनी चाहिए। सो दीज आर द लेवल ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो कि वाटर बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वाटर क्वालिटी, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ कोजिंग, कहता है वाटर क्वालिटी को डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो मैटर करती है, उसमें पोल्यूशन क्रिएट करती है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो कम होती है तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होता है, पर बहुत सारे डिजीज़ कोजिंग पैथोजन लाइक किसी भी पानी में, वाटर बॉडी में अगर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो अनफिट फॉर यूज़, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट अगर किसी पानी में ज़्यादा है तो वो भी वाटर बॉडी को क्या करती है, उसकी क्वालिटी को क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। नेक्स्ट टर्म, पहली टर्म हमने डिस्कस करी है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे BOD। BOD इज़ अ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है। किस लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है? डिकम्पोजिशन के लिए। डिकम्पोजिशन क्या कर रहे होते हैं? वो पोल्यूटेंट, जो पानी में पोल्यूटेंट होते हैं, जितने भी पोल्यूटेंट पानी में पड़े होते हैं, वो सारे पोल्यूटेंट को, वो सारे पोल्यूशन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं ताकि उसमें पोल्यूशन ख़त्म हो जाए वाटर बॉडी में। और वो डिकम्पोजिशन करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। सो यहाँ पे ये मेंशन किया है प्योर वाटर। प्योर वाटर में BOD कितनी होनी चाहिए? 1 ppm। और पोल्यूटेड वाटर में, इम्प्योर वाटर में कितनी होनी चाहिए? मोर देन 5 ppm। यानी कि जितना ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी? पोल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनऑर्गेनिक वेस्ट होगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए होगी ताकि वो ज़्यादा पोल्यूशन को, ज़्यादा पोल्यूटेंट को डिकम्पोज कर सके। तो डेफिनेटली अगर किसी वाटर बॉडी की BOD 5 ppm या 5 ppm से ज़्यादा है तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, इसकी एग्जैक्ट पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ BOD? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय सैंपल ऑफ सीवेज। सीवेज पोल्यूटेंट जो होता है, अगर वो जितना भी डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की अमाउंट जो है एब्जॉर्ब करता है, उसको रिक्वायर्ड करता है, उसकी डिमांड करता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जनरली 5 डेज लिया जाता है। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना लिया जाता है यहाँ पे? 20 डिग्री सेल्सियस। और एनारोबिक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सीवेज जो पोल्यूटेंट है उसको डिकम्पोज करने के लिए 5 दिनों में 20 डिग्री सेल्सियस पे जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक टेस्ट की तरह है। ये टेस्ट करके बताता है कि ये वाटर
यूज़ के लिए फ़िट है या नहीं फ़िट है। सो बहुत ही ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस वाला टेस्ट है रेगुलेटरी वर्क में इन स्टडीज़ डिज़ाइन टू इवेल्युएट द प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ रिसीविंग बॉडी ऑफ वाटर, कि जो हम वाटर बॉडी का पानी रिसीव कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन डिज़ाइन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड ऑल्सो मेजर द एफिशिएंसी ऑफ सम ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसी वीडियो में हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अभी मैं बता देती हूँ कि एक ऐसा प्लांट है, एक ऐसी मशीनरी है जो पानी को क्या करती है, प्योर करती है, उसमें जो पोल्यूटेंट है उसको निकाल देती है, रिमूव कर देती है। सो बीओडी हम किसी पानी की चेक करके देख सकते हैं कि इस अगर वाटर बॉडी में हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है तो वो सही मशीनरी काम कर रही है या नहीं कर रही, या उस मशीनरी को किसी रिपेयर की ज़रूरत तो नहीं है। अगर किसी पानी की बीओडी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो मशीनरी सही काम नहीं कर रही, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। सो बीओडी वाटर की क्वालिटी तो चेक करती है, बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी भी चेक करती है कि वो रिपेयर की ज़रूरत तो नहीं है, उसको सही तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। कहते हैं 2 तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वेस्ट वाटर में। सबसे पहले कार्बोनेशियस मैटर, सेकंड क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस मैटर एंड कार्बोनेशियस मैटर। ये दोनों को ज़रूरत पड़ती है डिग्रेड करने की। अल्टीमेट कार्बोनेशियस बीओडी जो है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल टू डीकम्पोज बायोडिग्रेडेबल कार्बोनेशियस मैटर। यानी कि बीओडी मोस्टली कार्बोनेशियस मैटर को डिग्रेड करने के लिए ही ये टर्म यूज़ की जाती है। दिस इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग बीओडी इज कॉल्ड एट फर्स्ट स्टेज बीओडी। किसी भी वाटर बॉडी की जब हम बीओडी चेक करते हैं तो वो स्पेशली ये बताता है कि इस वाटर बॉडी में कार्बोनेशियस मैटर कितना है, कार्बन से रिलेटेड पोल्यूटेंट कितने हैं। उस कार्बन से रिलेटेड पोल्यूटेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेंगे और उस डिकम्पोजिशन में हमें क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए होगी। दिस इज़ द मेन इंडिकेटर ऑफ वाटर बॉडी। थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, थर्ड टर्म, दैट इज़ अ सीओडी। सीओडी इज़ अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एज आई हैव टोल्ड यू कि किसी भी चीज़ को डिग्रेड करने के लिए या किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। बीओडी में वो डिग्रेडेशन कौन करता था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बट सीओडी में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए। सीओडी में वो चीज़ ऐसे ही पड़ी रहती है वाटर बॉडी में और 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद अपने आप डिग्रेड हो जाती है। बट वो जब डिग्रेड होती है, डिकम्पोजिशन हो रही है वो चीज़, वो पोल्यूटेंट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। So it is the amount of oxygen required to degenerate, to decompose all the pollution in a chemical way। वो कैसे चीज़ अपने आप डिकम्पोजिशन हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें ऐड हो रहा है या हीटिंग हो रही है, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं जिसकी वजह से केमिकली वो अपने आप डिकम्पोज हो रहा है पोल्यूटेंट। बट उसके लिए जो केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उसके लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और कितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है ये बोलता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, जितना ज़्यादा वार्म वाटर होगा उसमें उतनी ही कम ऑक्सीजन डिजोल्व होगी। सो डीओ जो भी बीओडी हमने डिस्कस करी है, सीओडी डिस्कस करी है, एट लास्ट हमने इन सब का क्या पर्पस है कि हम उस पानी में देख सकें कि कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है या कितनी ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ हो रही है। तो इन शॉर्ट, जितना भी पानी गर्म होगा वाटर बॉडी का उतनी उसमें लेस ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, जितना पानी ठंडा होगा उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट होगी। नेक्स्ट, हम डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। मेन डिफरेंस इसमें एक तो ये है कि बीओडी में क्या यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं यूज़ होते। सीओडी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोजिशन होती है। सेकेंडली जो डिफरेंस है वो क्या है कि बीओडी जो है वो मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ की जाती है और सीओडी में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों पोल्यूटेंट जो है वो डिकम्पोज होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन में हम अलग अलग तरह से करेंगे। सबसे पहली टर्म हम करेंगे बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन में क्या है बच्चे, जैसे पानी में कुछ केमिकल डिजोल्व है, अब वो पानी जो है जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन यूज़ करेंगे। जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को आगे कौन खाएगा, स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को कौन, लार्ज फिश खाएगी, लार्ज फिश को आगे एक्वाटिक बर्ड्स खाएंगे। सो इस तरह से फूड चेन में जैसे जैसे फूड चेन प्रोसीड होती जाएगी उस केमिकल की अमाउंट भी ऑर्गेनिजम्स में बढ़ती जाएगी। हायर अप द फूड चेन द मोर कंसनट्रेटेड पेस्टिसाइड बिकम। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन।
लेट्स डिस्कस इट विद द डायग्राम। जैसे पानी में 0.00003 ppm कोई भी केमिकल डिजोल्व है। अब जू प्लैंकटन में कितना आ गया है केमिकल? 0.04 ppm। स्मॉल फिश में कितना आ गया? 0.5 ppm। अब वही स्मॉल फिश जब लार्ज फिश का फूड बनती है तो लार्ज फिश में उस केमिकल की अमाउंट कितनी हो जाती है? 2 ppm। अब लार्ज फिश है जो, वो कौन खाता है लार्ज फिश को? बर्ड खाता है, एक्वाटिक बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड खाता है। उसमें केमिकल की अमाउंट पहुंचते पहुंचते 25 ppm हो जाती है। यानी कि पानी में इतनी कम अमाउंट जो है पेस्टिसाइड की या किसी केमिकल की, बट वो बर्ड में पहुंचते पहुंचते 25 ppm हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का दूसरा नाम है बायो एम्प्लीफिकेशन। कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों टर्म सेम है, बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो एम्प्लीफिकेशन। कि जैसे जैसे हम फूड चेन में आगे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो केमिकल या पेस्टिसाइड की अमाउंट क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। बट एक टर्म है बायो अकुमुलेशन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायो अकुमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन? जो बायो अकुमुलेशन है वो फूड चेन में नहीं होती, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में कंसीडर होती है या उस ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू में कंसीडर होती है। बायोमैग्निफिकेशन जो होती है वो पूरी फूड चेन में डिस्कस होती है, बट बायो अकुमुलेशन जो है वो एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म में डिस्कस होती है। यही डिफरेंस है मेन बायोमैग्निफिकेशन में और बायो अकुमुलेशन में। फैक्टर अफेक्टिंग बायोअकुमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन कौन कौन से फैक्टर हैं बच्चे? सबसे पहला फैक्टर क्या है? मेटाबॉलिज्म एंड सेलेक्टिव रिटेंशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। कुछ केमिकल्स जो हैं जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, बट कुछ केमिकल्स कई सालों तक पानी में एज इट इज़ पड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल DDT। बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेड है, मरकरी है, जो ऐसे ही पड़ा रहता है वाटर में, डिकम्पोज ही नहीं होता। सो जितनी ज़्यादा देर तक वो केमिकल पड़ा रहेगा पानी में, उतनी ही ज़्यादा देर तक उसकी बायोमैग्निफिकेशन की क्या होएगी? फर्दर रिस्क रहेगा। मेरीन वर्सेस टेरेस्ट्रियल फूड वेब। किस तरह की फूड वेब है? ओशनिक फूड वेब है या कोई भी टेरेस्ट्रियल फूड वेब है? विद इन अ स्पीशीज ट्रॉफिक लेवल कैन डिफर विद एज एंड लोकेशन। डेफिनेटली स्पीशीज़ के साथ साथ ही किस तरह की एज की ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं फूड चेन में, किस तरह के लोकेशन के एनिमल्स इन्वॉल्व हैं फूड चेन में, ये भी मैटर करता है। स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस। अलग अलग तरह के आइसोटोप कितनी देर तक वाटर बॉडी में रह सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बायो अकुमुलेशन को इफेक्ट करते हैं, या दूसरा टर्म क्या है इसके लिए? बायो मैग्निफिकेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आता है द टाइम बिटवीन अपटेक एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन। कि कब जो है पानी में वो केमिकल पड़ा और कब वो एलिमिनेट हुआ। वही बात आ गई कि कितनी देर तक वो केमिकल उस पानी में रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक वो एक्सपोज रहेगा पानी में। प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर और ऑर्गेनिजम्स की, ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन में इन्वॉल्व हैं उनकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और क्या क्या उनका बिहेवियर है आगे, किस तरह की फूड है उसकी, किस तरह का फूड खाते हैं वो, फीडिंग हैबिट कैसी है उसकी। ये सारी चीज़ें भी बायो मैग्निफिकेशन को बहुत इफेक्ट करती है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जो कुछ बॉडी में जाके पर्टिकुलर साइड के साथ चिपक जाते हैं और फिर वहाँ से उतरते ही नहीं है, वहाँ से डिटैच ही नहीं होते, हमेशा उसके साथ अटैच रहते हैं। पर्टिकुलरली इन फैटी टिश्यू, लाइक जो DDT या कोई भी किसी भी एनिमल में चला जाता है तो उसके फैटी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है वो केमिकल, वो उस फैटी टिश्यू से निकलता ही नहीं है, पर लॉन्ग उस वहाँ पे स्टे करता है, जिसकी वजह से उनको, एनिमल्स को या बहुत सारे ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। मेन डिजीज़ जो बायोमैग्निफिकेशन की वजह से हो रही है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, दैट इज़ अ कैंसर। कैंसर जो है मेन डिजीज़ है जो बायोमैग्निफिकेशन से होती है मोस्टली। DDT एक पेस्टिसाइड है बच्चे, जिसे बैन कर दिया था 1972 में US में। DDT लिविंग टिश्यू में इकट्ठी हो जाती है, जमा हो जाती है, पर्टिकुलरली फैट टिश्यू में वो डिपॉजिट हो जाती है। हाई कंसनट्रेशन, जो बर्ड्स खाते हैं उसमें इसकी कंसनट्रेशन बहुत हाई होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, मैंने अभी एक्सप्लेन करा ये चीज़ कि एक्वाटिक बर्ड तक पहुँचते पहुँचते इसकी कंसनट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली 25 ppm हो जाती है। फिर वो बर्ड्स को क्या नुकसान पहुँचाती है? बर्ड्स का सबसे बड़ा उसका नुकसान क्या होता है? बर्ड्स के जो एग होते हैं, वो एग की जो शेल्स हैं वो थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, उसकी एग्स के शेल पतले बनने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से एग्स बनने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनकी प्रोटेक्शन, जो शेल है उसकी प्रोटेक्शन एग्स की, जब उनकी प्रोटेक्शन ही वीक हो जाएगी, देन हाउ कैन एग बी सर्वाइव्ड ऑन अर्थ। सो दिस इज़ द मेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे केमिकल डिपॉजिट हो जाता है और उनके एग्स की जो शेल्स हैं उसको क्या कर देता है? थिनिंग कर देता है एग्स के शेल्स की को, जिसकी वजह से एग्स सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक।
नेक्स्ट हैवी मेटल्स जैसे होते हैं, लाइक बहुत सारे लेड, मरकरी है, ऐसे केमिकल्स जो हैं ये भी बायोमैग्नीफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सॉइल्स में लेड वगैरह जाते हैं, जैसे केमिकल्स डालते हैं हम एग्रीकल्चर के थ्रू, सो वो रन ऑफ करके कहाँ जाते हैं, पानी में जाते हैं। पानी में जाके फिर वो अपनी चेन शुरू कर देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, उसके बाद स्मॉल फिश, लार्ज फिश, फिर बर्ड्स, फिर उसके बाद कई बार फिशेज जो हैं वो ह्यूमन बींग भी ईट करता है। सो एक केमिकल्स लेड हो गई, हैवी मेटल्स जैसे मरकरी हो गए, ह्यूमन बींग के अंदर भी एंटर करती हैं। सो लेड जब ह्यूमन बींग के अंदर एंटर करता है तो कहता है इट इज़ नॉट कंसिडर सेफ इन एनी लेवल। अगर लेड की थोड़ी सी अमाउंट भी ह्यूमन बींग के अंदर चली जाए तो वो भी अनसेफ है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक, कहना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या होता है, लेड होता है, जिसे हम रिसाइकल करते हैं और उसके गार्बेज को कहाँ फेंक देते हैं, पानी में। वो जब गार्बेज को हम पानी में फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज को, तो डेफिनेटली पानी में लेड चला जाता है और पानी के थ्रू, फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बींग में आ जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल। लेड अनीमिया भी कर सकता है, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना डैमेज कर सकता है। सो दीज तरह के जो केमिकल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बींग के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, रैपिड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन सप्लाई इन वाटर एंड कॉज्ड बाय एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। कि जितनी ज़्यादा प्लांट्स की एल्गी की ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होगी। सो कॉजेज़ क्या है इसकी, यूट्रिफिकेशन होती किस वजह से, सबसे पहले तो जो फर्टिलाइज़र्स हम डेफिनेटली एग्रीकल्चर में स्प्रिंकल करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स क्या हो जाते हैं, रन ऑफ होके उसमें से नाइट्रेट्स वगैरह, बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड पानी में आ जाते हैं, वो यूट्रिफिकेशन करते हैं। फॉस्फेट यूट्रिफिकेशन करता है। इसके अलावा फॉस्फेट जो सीवेज एफ्लुएंट से पानी में मिक्स होता है वो भी यूट्रिफिकेशन करता है। नेक्स्ट यूट्रिफिकेशन ने मेरे पॉइंट्स के थ्रू समझाया है कि फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, सेकंड स्टेप कैसे होगा। सबसे पहले तो टू मच फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर, चाहे वो रन ऑफ होके, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से, चाहे वो सीवेज वेस्ट से, किसी भी तरह से फर्टिलाइजर जब वो कहाँ पहुँचते हैं, वाटर बॉडी में पहुँचते हैं, तो रिवर में, लेक्स में पहुँचते हैं, तो वाटर प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर वेरी गुड फॉर प्लांट्स। प्लांट ग्रो करते हैं बड़ी क्विकली, एल्गी ग्रो करती है बहुत ज़्यादा। सो देयर इज़ देन मोर कंपटीशन। लाइट के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट्स को कंपटीशन हो जाता है, एल्गी के लिए बहुत कंपटीशन हो जाता है, तो उसमें से कुछ एल्गी सर्वाइव करती है, कुछ एल्गी और प्लांट्स डाई हो जाते हैं। जब एल्गी और प्लांट्स डाई होते हैं तो उन डेड एल्गी और प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन वो कहाँ से यूज़ करते हैं, पानी से। सो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो पानी से यूज़ करते हैं, पानी में उतनी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी, जिसकी वजह से जब पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन। और उस कमी की वजह से जो एक्वाटिक फिशेज और एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो उस पानी में सर्वाइव करने के लिए उनको मुश्किल हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। इन शॉर्ट यूट्रिफिकेशन किस वजह से होती है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और एल्गी की ग्रोथ हो जाती है। बहुत सारे प्लांट्स और एल्गी वाटर बॉडी में ग्रो हो जाते हैं और उसके बाद वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, और उन डेड प्लांट्स और एल्गी को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं डिकम्पोजिशन के लिए। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो वाटर बॉडी से, जिस वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अदर एक्वाटिक लाइफ को, अदर एक्वाटिक एनिमल फिशेस को उस कम ऑक्सीजन वाले पानी में जिंदा रहने के लिए मुश्किल हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन। यहाँ पे डायग्रामेटिकली यूट्रिफिकेशन समझाया हुआ है। देखो, लीचिंग के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू बहुत सारे फर्टिलाइजर्स कहाँ जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स जब पानी में जा रहे हैं तो एल्गी, ग्रीन कलर की एल्गी ग्रो हो रही है, नीचे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। जब एल्गी और प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो उनमें कंपटीशन हो रहा है, सो एल्गी डाई हो रही है। एल्गी डाई हो रही है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको, डेड एल्गी को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिशन के लिए क्या चाहिए होगी उनको, ऑक्सीजन चाहिए होगी। ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, वो पानी से। पानी ऑक्सीजन दे देगा उनको डिकम्पोजिशन के लिए, और पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिश सफोकेट करेगी। जो बाकी फिशेज हैं, बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उस लेस ऑक्सीजन वाले पानी में जिंदा नहीं रह सकेंगे, उनको प्रॉब्लम होगी। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ यूट्रिफिकेशन। इस डायग्राम को अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिजीजेस। Under the heading of diseases, we will discuss bacterial diseases, viral diseases, fungal diseases, protozoal diseases, and last, chemical diseases.
लेट्स डिस्कस बैक्टीरियल डिजीजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक्टीरियल डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जब पानी में बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया वाला पानी हम क्या कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो उस समय हमें ये सारी डिजीजेस होती हैं। पहली डिजीज़ कौन सी है? कॉलेरा। कॉलेरा किस वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? विब्रियो कॉलेरा। ये बैक्टीरिया का नाम है बच्चे, पैथोजन का नाम है। सिम्टम्स क्या होते हैं उस पेशेंट को? वॉमिटिंग फील होती है, थर्स्ट होती है, एक्यूट डायरिया हो जाता है और पेन है और फटीगनेस भी होती है, थकावट भी होती है। नेक्स्ट डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। सिम्टम्स क्या है? कफिंग होती है, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड फीवर, ये सारे सिम्टम है इसके। थर्ड, टाइफाइड। इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफाइड। इसका सिम्टम क्या है? प्रॉन्ग्ड कॉन्टिन्यूस फीवर, लगातार फीवर रहता है और हेडेक भी होता है। डायरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया है जो पानी में डिजोल्व होते हैं और डायरिया कर सकते हैं ह्यूमन बींग को। उसमें से एक बैक्टीरिया का नाम है एस्केरिकिया कोलाई। सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंट लूज मोशन होते हैं और बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो ये सारी बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। नेक्स्ट, वायरल डिजीजेस। पहली डिजीज़ कौन सी है? पोलियो। पोलियो किस वजह से होता है? पोलियोमाइलिटिस वायरस। ये वायरस जब पानी में होता है और वो वाला पानी कोई पी ले तो उसे पोलियो हो सकता है। सिम्टम क्या है? परमानेंट पैरालिसिस ऑफ लिम्ब। लिम्ब की परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है, परमानेंट लिम्ब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट, जॉन्डिस। जॉन्डिस में कौन कौन से वायरल इन्वॉल्व हैं? वायरल हेपेटाइटिस ए, बी एंड ई। इन सारे वायरसेस की वजह से जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस वाला जो पेशेंट है उसके लीवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। इट कैन कोज लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस भी हो सकती है उसकी, यानी कि लीवर इतना ज़्यादा ब्रिटल हो जाता है कि वो खुद फूटने लग जाता है, उसे बोलते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में रिंग वॉर्म एंड ईच आ जाती है। रिंग वॉर्म और ईचिंग में क्या होता है? कौन सी फंजाई है जो फंगल डिजीज़ करती है वाली? एस्परजिलस। एस्परजिलस जो फंगस है वो ये करती है। सिम्टम्स क्या है इसके? रेडिश स्फेरिकल स्पॉट हो जाते हैं स्किन पे और जो स्पॉट्स होते हैं उसमें इचिंग भी होती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोनल डिजीज़। प्रोटोजोनल डिजीज़ में क्या है? सबसे पहले डिजीज़ कौन सी है? डिजेंट्री। इसकी प्रोटोजोन का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और सिम्टम क्या है? फ्रीक्वेंटली वाटर स्टूल्स होते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट, केमिकल टॉक्सिसिटी की वजह से ह्यूमन बींग को डिजीज़ होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक फुट डिजीज़ कौन सी है, इटाइटाई डिजीज़ किस केमिकल से होती है। सो ये सारे अच्छी तरह से आपने इसके नोट्स बनाने हैं बच्चे। सो सबसे पहले डिजीज़ केमिकल टॉक्सिसिटी से कैसे होती है कि उस तरह का केमिकल जो पानी में मिक्स हो जाता है और वो वाला पानी ह्यूमन बींग ड्रिंक कर लेता है तो उस वजह से उसको डिजीज़ हो जाती है। फर्स्ट डिजीज़ कौन सी है? स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस में जो फ्लोराइड वाला पानी कंज्यूम कर लिया जाता है तो उसकी वजह से वो डिजीज़ हो जाती है। सिम्टम क्या है? पेन होता है, येलोइश ऑफ टीथ होते हैं, इरिटेबल बॉवल सिम्टम्स होते हैं, यानी कि स्टमक में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लैक फुट डिजीज़ किसकी वजह से होती है? जब हम आर्सेनिक वाला पानी, एक्सेस आर्सेनिक वाला पानी कंज्यूम करते हैं तो उससे ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स क्या है? जो लोअर लिम्ब है, हमारी लेग्स हैं, उसकी जो ब्लड वेसल है ऐसे डैमेज हो जाती है, इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है कि उसमें गैंग्रीन बनने शुरू हो जाती हैं, यानी कि फुंसियाँ बननी शुरू हो जाती हैं छोटी छोटी। इस ब्लैक फुट डिजीज़ में ऐसे ही जो लोअर लिम्ब्स हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन होती है, इचिंग होती है उन फुंसियों में, सो गैंग्रीन बन जाती हैं। इटाई डिजीज़। इटाई डिजीज़ किस केमिकल की वजह से होती है? कैडमियम की वजह से। जब हम एक्सेस में कैडमियम वाला पानी पी लेते हैं तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है। सिम्टम्स क्या है इसके? बोन डेंसिटी खत्म हो जाती है, मिनरलाइजेशन खत्म हो जाती है, यानी कि बोन्स क्या हो जाती हैं और मसल्स वीक हो जाते हैं इस डिजीज़ से। नेक्स्ट डिजीज़ क्या है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम मिथेमोग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं। ये किस वजह से होती है? जब पानी में एक्सेस नाइट्रेट, बहुत सारा नाइट्रेट वाला पानी जो है हम कंज्यूम करते हैं तो ये डिजीज़ होती है। इसके सिम्टम्स क्या है बच्चे? जो नाइट्रेट हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किसी भी पेशेंट की बॉडी के अंदर जाता है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज़ है, वो ब्लड के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? मिथेमोग्लोबिन। जितनी ज़्यादा मिथेमोग्लोबिन ब्लड में होगी उतनी ज़्यादा ब्लड की हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगी, मिथेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करना शुरू कर देगी, जिस वजह से ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होएगी और उसको एनीमिया भी हो सकता है। और स्किन कलर उसका किस तरह का हो जाता है? ग्रे ब्लू कलर का हो जाता है स्किन कलर।
नेक्स्ट डिजीज़ है मिनीमाटा डिजीज़। मिनीमाटा डिजीज़ किस वजह से होती है? जब हम बहुत ज़्यादा मरकरी वाला पानी पी लेते हैं, बहुत लंबे समय के लिए मरकरी वाला पानी पी जाते हैं, तो उससे मिनीमाटा डिजीज़ हो सकती है उस समय। सिम्टम क्या है? मसल वीकनेस हो जाती है, डैमेज हो जाती है हेयरिंग, स्पीच, सुन नहीं पाता वो पेशेंट, बोल नहीं पाता, और इन सीवियर केसेस पैरालाइज और कोमा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ तक सारे इफ़ेक्ट्स ख़त्म कर लिए हैं जो भी वाटर पोल्यूशन के थे। बच्चे, ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी बन रही है, इसलिए मैंने इसके कंटेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। पार्ट 2 जो है वो मैं सेकंड वीडियो में डिस्कस करूँगी। अब एक बार पार्ट 1 जो है वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या क्या करा था? सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन करी थी वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि कोई भी वाटर बॉडी को जब हम कंटेमिनेट करते हैं, गंदा करते हैं किसी भी तरह के पार्टिकल से, चाहे वो फिजिकल पार्टिकल है, चाहे वो केमिकल पार्टिकल है, बिना ट्रीटमेंट किए उस पार्टिकल को किसी भी वाटर बॉडी में फेंक देते हैं, तो इस तरह से वाटर बॉडी क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है, वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ वाटर पोल्यूशन करे थे, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। नेक्स्ट पॉइंट सोर्स पोल्यूशन एंड नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन करे थे। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में हमने करा था कि जैसे एक ही जगह पे जैसे फैक्ट्री होगी या सीवर पाइप होगी, एक ही जगह पे फिक्स होती है और वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। नॉन पॉइंट सोर्स में हमने क्या करा था कि वो पोल्यूशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि स्नो मेल्ट जो है, जैसे वो स्नो मेल्ट होती जाती है, रन ऑफ होती जाती है, रन ऑफ होकर वो एक जगह से दूसरी जगह पानी को पोल्यूट करती जाती है। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन करी थी पोल्यूशन की, क्लासेस ऑफ वाटर पोल्यूटेंट करे थे। उसके बाद टर्म्स करी थी हमने। डिजोल्व ऑक्सीजन में क्या था कि जितनी ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है उसको क्या बोलते हैं हम? डिजोल्व ऑक्सीजन। और ये पानी की क्वालिटी को मेजर करती है। यूजेस क्या है? सबसे पहले तो ये बताती है कि लेक हेल्दी है, इसका पानी फिट है यूज़ के लिए कि नहीं फिट। उसके बाद फ्रेश वाटर सिस्टम बताती है कि उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं जो वाटर बॉडी है। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन, कितने अमाउंट की डीकम्पोजिशन उस लेक स्ट्रीम में हो रही है। नेक्स्ट हमने इसके डीओ के लेवल्स बताए थे कि गुड क्वालिटी का 8 to 9 ppm ऑक्सीजन होनी चाहिए पानी में। मॉडरेट पोल्यूशन तब क्रिएट होता है जब पानी में 4.5 ppm DO होती है, और हाईली पोल्यूटेड रिवर या लेक में लेस देन 4.5 ppm ऑक्सीजन होती है, वो बिल्कुल अनफिट होता है यूज़ के लिए। उसके बाद हमने बीओडी करी। बीओडी में हमने क्या करा था कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और उस डिकम्पोजिशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हमने सीओडी करी थी। सीओडी में क्या करा था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पोल्यूटेंट रिवर और लेक में डिकम्पोज होते हैं, बट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं करते, यहाँ पे वो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिकम्पोज होते हैं। और उसके लिए भी जब केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो डिकम्पोज होते हैं, उनको क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन की डिमांड को क्या बोलते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद जो वार्म वाटर है वो डेफिनेटली उसमें हम जितनी मर्जी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, बट उसमें ऑक्सीजन कम डिजोल्व होती है एज कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। बीओडी और सीओडी का डिफरेंस था, बीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है और सीओडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, वो अपने आप ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाते हैं। और बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं, बट सीओडी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर डिकम्पोज होते हैं। नेक्स्ट हमने इफेक्ट करे थे। बायोमैग्नीफिकेशन में क्या करा था कि जैसे जैसे हम फूड चेन के आगे बढ़ते जाते हैं, कोई भी केमिकल, चाहे वो पेस्टिसाइड है, चाहे वो फर्टिलाइजर्स है, उसकी जो कंसंट्रेशन है हायर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा बढ़ती जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्नीफिकेशन। डायग्रामेटिकली मैंने समझाया था कि पानी में अगर एक केमिकल बहुत कम अमाउंट में है तो वो लास्ट फूड चेन के लास्ट टॉप जो टॉपमोस्ट कार्निवोर्स है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जैसे कि फिश ईटिंग बर्ड है इस फूड चेन में, 25 ppm हो जाता है, विच इज़ हाईली कंसनट्रेटेड। उसके बाद हमने बताया था बायो अकोमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टर्म्स हैं, बट बायो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है? फूड चेन में केमिकल बढ़ता जाता है, बट बायो अकोमुलेशन में क्या होता है? एक ही ऑर्गेनिज्म में जो है उसके बॉडीज़ में फैटी टिश्यूज़ में क्या डिपॉजिट होता जाता है वो केमिकल। फैक्टर्स करे थे हमने बायो मैग्नीफिकेशन के और बायो अकोमुलेशन के, कि किस तरह की मेटाबॉलिज्म है, किस तरह की उसकी जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनकी मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि वो केमिकल कितनी देर तक उसमें रिटेन रह सकता है।
टेरेस्ट्रियल और फूड चेन है या मेराइन फूड चेन है, ये भी डिपेंड करती है। उसके बाद हमने करा था कि विद इन अ स्पीशीज ट्रॉफिक लेवल कैन डिफर विद एज एंड लोकेशन। कितनी एज है स्पीशीज में ऑर्गेनिजम्स की और कहाँ लोकेट कर रहे हैं वो, इस चीज़ पे भी बायोमैग्नीफिकेशन डिपेंड करती है। उसके बाद हमने स्टेबल आइसोटोप करा था कि अगर स्टेबल आइसोटोप है किसी पानी में तो वो डेफिनेटली जल्दी डिग्रेड नहीं होगा। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट करी थी हमने कि कुछ केमिकल जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, वहाँ से डिटैच नहीं होते, जैसे फैटी टिश्यू के साथ अटैच हो जाते हैं और लंबे समय तक वहाँ पे चिपके रहते हैं, जिस वजह से कोई भी दूसरा एनिमल उनको खाता है तो उनमें हायर कंसनट्रेशन होती है, तो ऐसे कंसनट्रेशन उस केमिकल की बढ़ती जाती है। डीडीटी की एग्जांपल दी थी मैंने कि डीडीटी वाइडली जो है एक्यूमुलेटेड होता है फैटी टिश्यू में, ये ज़्यादा देर तक अटैच रहता है, डिटैच नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता बॉडी में। और बर्ड्स में डीडीटी का क्या हार्मफुल इफेक्ट बताया था कि बर्ड्स के जो एग है उसके जो शेल है उसकी थिनिंग हो जाती है, सो उसका जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, सो एग सर्वाइव नहीं कर पाते। हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी वगैरह भी बायोमैग्नीफिकेशन शो करते हैं। यूट्रिफिकेशन करी थी, यूट्रिफिकेशन में एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया था कि जैसे जैसे हम कोई भी फर्टिलाइजर्स, कोई भी केमिकल, नाइट्रेट, फास्फेट एग्रीकल्चर के थ्रू, सॉइल के थ्रू जाता है लीच होके या रन ऑफ होके वाटर बॉडी में, तो जब वो बहुत सारे नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स वाटर बॉडी में आ जाते हैं तो वो एल्गी और प्लांट्स की क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। और जब एल्गी और प्लांट बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो हो जाते हैं तो वो कंपटीशन करते हैं, जिस वजह से एल्गी और प्लांट्स डाई हो जाते हैं। उस डेड एल्गी और प्लांट को क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं। उसके लिए उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं वो, पानी से, और पानी से ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। और अदर एक्वाटिक एनिमल्स को क्या हो जाता है, वहाँ पे सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है इन लेस ऑक्सीजन वाटर, इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर। नेक्स्ट हमने डिजीजेस करी थी अलग अलग तरह की, बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोनल डिजीजेस। लास्ट में मैंने बताया था कि डिजीज ड्यू टू केमिकल टॉक्सिसिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ना किसी तरह से ये पूछ ली जाती है। सो आई होप दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड यू हैव गॉट मैनी थिंग्स। प्लीज़ स्टूडेंट अच्छी तरह से इस वीडियो को सुनना और प्रॉपरली नोट्स बनाना। आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। गुड लक।